गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 8 प्रकरण कारक पाठ 8 है, कारक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ उसका जो पारस्परिक संबंध होता है और उन पदों में जो जैसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, ने, को, से, के लिए, के से आदि, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग जब हम करते हैं तब जाके वाक्य पूर्ण होता है। तो जैसे मैंने एक वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, नचिकेता यमराज सारी कथा सुनाई। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि ये वाक्य पूर्ण है कि नहीं है, अधूरा है। जब तक हम इनके बीच में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जैसे नचिकेता ने, जब हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यमराज को, ये है विभक्ति चिन्ह, सारी कथा सुनाई, अब जाके हमारा ये जो वाक्य है ये पूर्ण हुआ। तो अर्थात कहने का मतलब है जब यह संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ क्रिया का और विभक्ति चिन्हों का संबंध प्रकट होता है तब हम कारक उसे कहते हैं। जैसे परिभाषा दे रखी है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से और कार्य से उसका जब संबंध हम किसी वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से करते हैं उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहां मैंने टेबल बनाई हुई है, सारणी बनाई हुई है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा हुआ ऊपर कारक, विभक्ति चिन्ह और विभक्ति। ध्यान देना है, प्रथम है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, विभक्ति है प्रथमा। दूसरा है कर्म कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह है को और द्वितीय विभक्ति है। तीसरा करण कारक से और के द्वारा, ये अलग है, से भी आएगा लेकिन उसे किसी माध्यम के द्वारा, और ये तृतीय विभक्ति कहलाएगी। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के, लिए और को, इसका जो विभक्ति होगी चतुर्थी। पंचम जो कारक है अपादन कारक, से अलग होना, विभक्ति होगी पंचमी। छठा है संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होगा का, की, के, रा, री, रे आदि, विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति। सेवंथ है अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होगा में, पर और विभक्ति होगी सप्तमी विभक्ति। आठवां है संबोधन कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा हे, अरे, ओ आदि और विभक्ति होगी अष्टमी। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके कारक के बारे में आपको बताएंगे, इनका उदाहरण बताएंगे। तो आपने याद करना है, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान कारक के लिए को चतुर्थी, अपादान कारक से अलग होना पंचमी, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे आदि षष्ठी, अधिकरण कारक में, पर सप्तमी, संबोधन कारक ही, अरे, ओ अष्टमी। इस प्रकार आपको इस टेबल को लर्न करना है, तब जाके आपको कारक के बारे में पता लगेगा। तो आगे हम अब इसके बारे में आपको बताएंगे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि सबसे पहले जो कारक हमारे पास है कर्ता कारक, उसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं।
इसमें दो चीजें होगी। एक जो वाक्य होगा वो परसर्ग रहित होगा। परसर्ग का मतलब है विभक्ति चिन्ह, जो ये वाला है। एक वाक्य में तो परसर्ग रहित होगा और एक वाक्य में परसर्ग सहित होगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे कमला ने खाना खाया, तो इसमें विभक्ति चिन्ह कौन है? ने। ध्यान रखना, यदि हम इस परसर्ग को नहीं लगाते तो हमारे पास वाक्य अधूरा था, कमला खाना खाया। अर्थात कहने का मतलब है तब तक हम इस वाक्य को पूर्ण नहीं बना सकते हैं जब तक कि हमने इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, उसे ही कारक कहते हैं। और दूसरा इसी का हम बनाएंगे कमला स्कूल गई। अब देखो, जबकि ये वाला वाक्य भी क्या है? कर्ता कारक ही है, क्योंकि इसमें जो कार्य कर रहा है कौन कर रही है? कमला कर रही है। इसमें भी कमला कर रही थी, लेकिन इसमें क्या है? हमने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया और इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। अर्थात कहने का मतलब है जब हम वाक्य में प्रसर्ग जोड़ेंगे कर्ता कारक में तो वो भी क्या है? कर्ता कारक कहलाएगा। यदि इसमें प्रसर्ग नहीं जोड़ेंगे, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, तो वो भी क्या है? कर्ता कारक कहलाएगा। बशर्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई कर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्म आएगा तो वो सीधा कर्म कारक बन जाएगा। दूसरा देखो, कर्म कारक, ये है को। क्रिया के व्यवहार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो ध्यान देंगे आप, इसमें पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है को है। कौन सा है? विभक्ति चिन्ह है को है। अब इसमें कर्म देखना है। देखो, पुलिस ने, ये तो हो गया कर्म। पुलिस ने क्या पकड़ा, किसको पकड़ा? अगर प्रश्न बन रहा है तो वहां पे कर्म होगा। तो चोर यहां पर क्या है? कर्म है। तो पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब जब उत्तर वहीं आएगा तो वहां पर कर्म कारक कहलाएगा। तो इसमें दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं, उसने जानवर को भगाया। तो यहां पर भी देखो कर्म बन रहा है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्या है? को प्रयोग है। तो ध्यान देना है, जहां इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह होंगे और वाक्य होंगे वहां पर कर्म कारक होगा। तीसरा देखो, करण कारक। करण का मतलब होता है से, के द्वारा या साधन या माध्यम। दो चीजें आएगी, से दूसरी कारक में भी आता है, लेकिन क्या है यहां पर ध्यान देना है कि जो से आएगा वो साधन या माध्यम के द्वारा आएगा। देखो, जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है, क्रिया का साधन का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे उसने कलम से पत्र लिखा। तो ध्यान देंगे आप यहां पर कौन सा कारक है? से। लेकिन माध्यम होना चाहिए, क्योंकि उसने कलम से, किसके माध्यम से किया? उसने कलम के माध्यम से। तो कलम यहां पर माध्यम है, साधन है, इसलिए यहां पर
करण कारक है। आप दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे रीता बस से उतरी, तो किसके माध्यम से उतरी? बस के माध्यम से। ठीक है, अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए और को होता है, अर्थात यहां ध्यान देंगे कि यहां पर दान देने के अर्थ में, अर्थात देने के अर्थ में या देना, वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, रीता ने मेरे लिए पेन या कलम लिख दो आप, कलम, रीता ने मेरे लिए कलम लाई। तो यहां पर जो है लिए, के लिए, किसके लिए लाए? रीता ने मेरे लिए। तो कहने का मतलब है यहां पर जो है वो किसी को दिया जा रहा है। और आप लिख सकते हैं दूसरा, अगर उदाहरण को वाला उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे ब्राह्मण यजमान ने ब्राह्मण को गाय दान दी। तो देखो यहां पर को कारक किसको? यजमान ने किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। तो कहने का अर्थ है कि अगर को और के लिए ऐसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग वाक्य में होता है और वो देने के अर्थ में या फिर कुछ लिए जाने के अर्थ में होता है, तो वहां पे संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान का मतलब होता है देना। इसके बाद है पांचों वाला जो कारक है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो परिभाषा देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान का मतलब होता है अलग होना। जैसे उदाहरण लिखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो ध्यान देंगे, से वाला कारक हमने पहले आपको करण कारक में भी बताया था, जो से विभक्ति थी, लेकिन वहां क्या हो रहा था, किसी माध्यम के द्वारा, जैसे वो किसी से, उसने कलम से, और यहां क्या हो रहा, पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पेड़ से जो है ये उसका जो पत्ता है वो अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। उदाहरण आप दूसरा दे सकते हैं, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहां पर देखो, यहां पर भी हिमालय अलग है और गंगा, हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो इस अर्थ में क्या है, यहां पर अपादान कारक है। इसके बाद जो छठा वाला कारक है वो है आपका अधिक संबंध कारक। संबंध कारक का जो कारकीय चिन्ह होगा, विभक्ति चिन्ह होगा, का, की, रा, री, रे आदि, ऐसे कई शब्द, ऐसे कई वर्ण आएंगे। तो इसके बाद इसकी जो परिभाषा होगी, किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध कारक कहलाएगा। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का आपस में जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? संबंध कारक कहलाएगा। अब संबंध में कैसे है, जैसे राम का घर, यहां पर देखो हमने जो विभक्ति लगाई है, राम का घर स्कूल के पास है। तो यहां पर क्या है, जो ये कारकीय चिन्ह है, विभक्तिय चिन्ह है, ये क्या कर रहा है, राम और उसके घर और फिर स्कूल, इन तीनों संज्ञा और सर्वनाम में क्या बता रहा है?
या कहीं कहीं संज्ञा आ सकती, संज्ञा आ सकती, कहीं सर्वनाम और संज्ञा आ सकती है। तो आपस में जो शब्दों को, जो वाक्य को आपस में जोड़ेगा अर्थात एक दूसरे से संबंध बताएगा, वहां पर संबंध कारक कहलाएगा। जैसे दूसरा, मेरी विवेक विभु का भाई है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा, विवेक राम का भाई है। तो यहां पर भी हमने कार्य चिन्ह का है और ये जो संज्ञा है विवेक और राम, इन दोनों में संबंध बता रहा है का वाला जो कार्य चिन्ह है। इसके बाद अधिकरण कारक, क्रिया के इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा, यहां पर लिखना भूल गए मैं, में और पर। तो यहां ध्यान देंगे, क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। तो इसमें क्या है, अधिकरण कारक में जैसे तालाब में बहुत सारी मछली है, आप ऐसा लिख सकते, तालाब में बहुत सी मछली है, या मछलियां लिख सकते हैं आप बहुवचन में। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, तालाब में जो ये में कारकीय चिन्ह है, इसमें क्या बता रहा है, ऊपर देखो, क्रिया के होने का स्थान और काल, दो चीजें बतानी है। सबसे पहले स्थान बता रहा तालाब में, कहां, जहां पर उसका समय, काल तो दे नहीं रखा उसने। दूसरा क्या है कि आपको यह ध्यान देना है कि अगर काल वाला आता है तब भी वो कार्य चिन्ह उसके साथ आना चाहिए, और जैसे स्थान वाला आता है तब भी वो कार्य चिन्ह उसके साथ आना चाहिए। ऐसे वाक्य को आप अधिकरण कारक में रखेंगे। दूसरा उदाहरण आप इसके दे सकते हैं, वह स्कूल के अंदर है। अब देखो, स्कूल के, यहां पर कार्य चिन्ह में नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर क्या है, स्थान बता रहा है, कहां, किसके अंदर, जहां, जैसे आप छत पर पक्षी बैठी है, तो पर जहां स्थान होगा, बैठने का स्थान होगा, या दूध मेज पर रख दो, या किताब मेज पर रख दो, इस प्रकार के जहां वाक्य आएंगे वहां पर अधिकरण कारक कहलाएगा। और लास्ट वाला कारक है आपके पास संबोधन कारक। संबोधन कारक, तो इसका जो कार्य चिन्ह होगा वो क्या होगा, हे, अरे, ओ आदि। जैसे उदाहरण, संज्ञा के परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। अर्थात किसी को संबोधन, बोलना या पुकारना, उसे संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे भाई या हे भाई, ध्यान देंगे आप, हे भाई, आप यहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। हे भाई, गंदगी मत करो, गंदगी मत करो। तो यहां पर क्या है, किसी को संबोधन किया जाता है, जैसे अरे तुम तो बहुत अच्छे गायक हो, या हाय राम क्या हो गया। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, इस प्रकार के विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होंगे, वहां पर संबोधन कारक कहलाएगा। तो कारक हमने 8 प्रकार के बताए हैं और प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण भी बताया है। तो आशा करता हूं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं PDF बना के आपको ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू।